हेलो एवरीबॉडी। अगला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर ऑफ टेक ओवर। एग्जीक्यूटिव में अगला रिवीजन चैप्टर होगा लेसन नंबर 6 दैट इज एसएएसटी। एसएएसटी में टेक ओवर का मतलब हम लोग समझते हैं कि एक कंपनी के द्वारा अगर किसी एक कंपनी को कोई भी एक व्यक्ति आकर के इतने शेयर्स एक्वायर कर लेता है या इतने वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लेता है कि हमारा उस कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, तो हम मानते हैं कि हमने कर लिया है किसी कंपनी को टेक ओवर। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है तो उसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसी कंपनी का अगर हम लोग टेक ओवर कर भी लेते हैं अनलिस्टेड कंपनी का, तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनसे टेक ओवर किया जा सकता है। लेकिन अगर मामला लिस्टेड कंपनी का है जिसमें लार्ज स्केल में पब्लिक आती है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में फिर टेक ओवर अगर किया गया तो हमें पालन करना पड़ता है सेबी के द्वारा बनाए गए खास रेगुलेशन का, जिसका नाम है सेबी एसएएसटी रेगुलेशंस 2011। ये जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं सेबी के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया है कि हम टेक ओवर करने से मना नहीं कर रहे। टेक ओवर एक स्ट्रेटेजी है जिससे डेफिनेटली कंपनीज में ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम टेक ओवर से मना नहीं कर रहे। लेकिन टेक ओवर करते समय जब कोई अक्वायरर किसी टारगेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक से अक्वायर करता है, तो अक्वायर करते समय आपने एक से ले लिया बहुत सारे शेयर्स और दूसरे बेचारे मुंह देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेबी चाहता है टेक ओवर करो तो ऑफर फिर सबको जाएगा और हर किसी को अधिकार होगा कि वो टेक ओवर के दौरान अपने शेयर सरेंडर करे। टेक ओवर करते समय क्या क्या नियम पालन करने पड़ते हैं वो इस रेगुलेशन का हिस्सा है। इन रेगुलेशंस पर जाने से पहले यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, ऐसे टर्म्स की जो टर्म्स यहाँ पर रिपीटेटिवली यूज होने वाले हैं। जैसे कि एक टर्म होता है अक्वायरर। अक्वायरर की इस डेफिनेशन को अगर हम टुकड़ों में बांटे तो अक्वायरर का मतलब होगा पहली चीज तो एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब इसमें कंपनीज भी आती हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, सब लोग आ जाते हैं। कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो अक्वायर करता है या एग्रीज टू अक्वायर, या तो खुद से या किसी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के साथ मिलकर क्या अक्वायर करते हैं, तो या तो शेयर्स या वोटिंग राइट्स या कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, तो हम ऐसे पर्सन को बुलाते हैं अक्वायरर। खुद से दूसरे के साथ मिलकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायर करता है या एग्रीज टू अक्वायर शेयर्स या वोटिंग राइट्स या कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी। कंट्रोल मतलब क्या होगा, तो कंट्रोल टर्म एक बहुत ही जनरल टर्म होता है, सबके लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। तो सेबी ने यहाँ पर कंट्रोल वर्ड को डिफाइन ही कर दिया है। सेबी का कहना है कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, या अगर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है या उसको लेता है, तो हम ऐसे पर्सन के लिए मानेंगे जैसे कि उसके पास कंट्रोल है टारगेट कंपनी का, और जिसके पास कंट्रोल होगा वो माना जाएगा अक्वायरर। ये कंट्रोल या तो उसको मिला है बिकॉज ऑफ एनी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट या कोई भी दूसरे तरह का एग्रीमेंट, चाहे किसी भी कारण से उसको ये राइट मिला है। राइट कहां से मिला है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कंट्रोल वो व्यक्ति या तो एक्सरसाइज करता है अकेले या दूसरों के साथ मिलकर, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल की इस डेफिनेशन में आता है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड करता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को कंट्रोलिंग पर्सन मानेंगे नहीं। क्योंकि वो पोस्ट होल्ड करता है तो उसका जॉब नेचर ही ऐसा है कि वो इस कंपनी में मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है, तो हम उसे फिर कंट्रोलिंग पर्सन मानेंगे नहीं। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का मतलब होगा जिस महीने में पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है ओपन ऑफर का, उस महीने से पिछले 12 महीने में, पिछले 12 कैलेंडर मंथ्स में अगर टारगेट कंपनी के शेयर्स की 10% या उससे ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है, एटलीस्ट 10% टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से, कम से कम 10% की ट्रेडिंग हुई है, तो हम मानेंगे जैसे कि इस कंपनी के शेयर्स हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब ऐसे शेयर्स जो पब्लिक के अलावा मतलब पब्लिक ने तो अपने पास होल्ड कर ही रखे हैं, बट पब्लिक के अलावा प्रमोटर्स भी होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी होल्ड कर सकते हैं, या अक्वायरर होल्ड कर सकता है। टेक ओवर की एक लिमिट होती है,
उस लिमिट से ज्यादा टेक ओवर हम यहां नहीं कर सकते हैं इस SAST में। टारगेट कंपनी एक लिस्टेड कंपनी होती है और लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो पब्लिक के पास में कम से कम 25% शेयर्स छोड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनिमम पब्लिक के पास में 75% रहना चाहिए तो नॉन पब्लिक होल्डिंग हो सकती है मैक्सिमम अप टू 75%। क्योंकि टारगेट कंपनी लिस्टेड है उसे पब्लिक को कम से कम 25% देने हैं। अक्वायरर ले सकता है ज्यादा से ज्यादा अप टू 75%, इससे ज्यादा अक्वायरर ले पाएगा नहीं। तो अगर अक्वायरर टेक ओवर करता है तो मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग की लिमिट के अंदर ही टेक ओवर करेगा। अगर तो वो इससे ज्यादा का टेक ओवर कर गया तो अब ये टारगेट कंपनी लिस्टेड नहीं रह पाएगी, इसको कर दिया जाएगा डी लिस्टेड, और ऐसे में फिर कंपनी चली जाती है अंडर डी लिस्टिंग रेगुलेशंस, फिर SAST लगना बंद हो जाते हैं। तो SAST की लिमिट है, SAST किया जा सकता है मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग तक, इससे ज्यादा का नहीं। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है वर्ड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट की। अब पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का वैसे तो मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अक्वायरर के साथ मिलकर किसी टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करने में अक्वायरर की मदद कर रहा हो। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट की इस डेफिनेशन को सेबी ने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में सेबी ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अक्वायरर की मदद करेगा टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करने में, फिर चाहे वो अक्वायरर का रिश्तेदार हो या ना हो, हम उसको पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मान लेते हैं। दूसरे हिस्से में सेबी ने कहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं अक्वायरर के साथ कुछ लोगों के, जिसमें अगर अक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर्स अक्वायर करता है और उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति भी टारगेट कंपनी के ही शेयर्स अक्वायर कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हम एक को अगर अक्वायरर मान रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अगर ये दूसरा रिश्तेदार या दूसरा एसोसिएटेड पर्सन इस बात को प्रूव कर दे, एफिडेविट के द्वारा लिख के दे दे कि उसका इरादा अक्वायरर की मदद करने का नहीं था, तो हम उसको PAC की डेफिनेशन से बाहर रख देते हैं, फिर हम उसको PAC मानेंगे नहीं। रिश्ते में कौन कौन लोगों को हम पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मान रहे हैं, तो इन्होंने कहा है पहले पॉइंट में एक तो हो जाता है कंपनी अगर अक्वायरर है, कोई भी एक कंपनी अगर अक्वायरर है तो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एंड कंपनीज अंडर सेम मैनेजमेंट जितनी भी होंगी, हम उन सबको मान लेंगे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि एक कंपनी है अगर अक्वायरर तो इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जो लोग मैनेजमेंट के काम को संभालते हैं, हम उन सबको मान लेंगे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में हमने जितनी कंपनीज के नाम लिए हैं, इन सारी कंपनीज के सारे डायरेक्टर्स माने जाएंगे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो टारगेट कंपनी होती है उस टारगेट कंपनी के खुद के प्रमोटर्स और उस टारगेट कंपनी के खुद के प्रमोटर ग्रुप के लोग माने जाते हैं पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव है, सपोज कोई इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अक्वायरर है, तो अगर वो अक्वायरर है तो उसका इमीडिएट रिलेटिव बन जाता है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। म्यूचुअल फंड अगर है तो म्यूचुअल फंड के सेटअप में जितने लोग आते हैं, स्पॉन्सर है, AMC है, ट्रस्टी है, कस्टोडियन है, ये सब के सब बन जाएंगे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। CIS के पूरे सेटअप में जितने लोग आते हैं सब PAC कहलाते हैं। CIS के सेटअप में अब जितने भी लोग आते हैं जैसे कि CIMC है, ट्रस्टी कंपनी है, ये सब के सब बन जाएंगे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। वेंचर कैपिटल के केस में भी सेम है, वेंचर कैपिटल फंड के जितने भी सेटअप में लोग आते हैं सब कहलाएंगे PACs, स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब। AIF अगेन सेम थिंग, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सब मैनेजर सब बन जाते हैं पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। मर्चेंट बैंकर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स अगर हैं अक्वायरर तो उनके क्लाइंट्स भी बन जाएंगे पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अगर कोई अक्वायरर एक कंपनी है तो इस कंपनी का जो भी बैंक है, फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर जो भी स्टॉक ब्रोकर है, ये कहलाते हैं पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। और इस
कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का, कंपनी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है तो उसके भी बैंक्स फाइनेंशियल एडवाइजर एंड स्टॉक ब्रोकर्स कहलाएंगे पीएससी। सपोज अगर ये कोई इंडिविजुअल है एक्वायरर तो उसका बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर एंड स्टॉक ब्रोकर, एंड इंडिविजुअल के जितने भी इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनका भी बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर एंड स्टॉक ब्रोकर कहलाते हैं पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई फंड है जो कि एक्वायरर है तो इस इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड की शेयर कैपिटल या यूनिट कैपिटल का कम से कम 10% अगर किसी शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर ने होल्ड किया है वो भी बन जाएगा पीएससी। एंड यही शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर अगर किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड के कैपिटल या यूनिट कैपिटल का अगर होल्ड कर लेता है उस दूसरी कंपनी में भी नॉट लेस देन 10%, तो वो दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड भी बन जाती है देन पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। टारगेट कंपनी की डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि टारगेट कंपनी का मतलब होता है एक लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। टारगेट कंपनी को टारगेट कंपनी तभी मानते हैं जब वो लिस्टेड है, और अगर टारगेट कंपनी लिस्टेड है तो ही एसएएसटी लगता है, अदरवाइज एसएएसटी लगेगा नहीं। किसी भी व्यक्ति को सब्सटेंशियल होल्डिंग पे तब माना जाता है जब किसी पर्सन के पास आ जाते हैं टारगेट कंपनी के 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स। अगर किसी के पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स आ गए हैं तो मानते हैं जैसे कि उसने सब्सटेंशियल टेकओवर किया है। 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स अगर किसी को अक्वायर करना है तो उस व्यक्ति को पहले देना पड़ता है पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट हालांकि 25% के लेवल से आता है, बट उसके भी काफी पहले से, बहुत पहले से 5% के लेवल पर से ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब हमें केवल जाकर के कुछ लोगों को खबर करके आना होता है। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब हमें अखबारों में नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है कि अगर आप लोग चाहो तो अपने शेयर सरेंडर करो। डिस्क्लोजर में एक हद तक हम शेयर्स खरीदते चले जाते हैं, हमें केवल और केवल जाकर के कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना है, पब्लिक को यहां उलझाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम पब्लिक अनाउंसमेंट दे रहे हैं तो पब्लिक अनाउंसमेंट में फिर हमें पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है कि हम खरीदना चाहते हैं, जो देना चाहे वो लोग आकर अपने शेयर्स दे सकते हैं। डिस्क्लोजर्स कब से देना शुरू करने पड़ते हैं? तो रेगुलेशन नंबर 29 के सब रेगुलेशन नंबर 1 में लिखा है डिस्क्लोजर अक्वायरर के द्वारा दिया जाता है। तब दिया जाता है जब कोई अक्वायरर 5% या उससे ज्यादा के शेयर्स अगर टारगेट कंपनी के होल्ड कर रहा है, 5% या उससे ज्यादा के शेयर्स अगर किसी व्यक्ति ने अक्वायर किए हैं तो उसे देना पड़ता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर दिया जाता है विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम एक्विजिशन, एंड डिस्क्लोजर दिया जाता है 2 लोगों को, एक तो टारगेट कंपनी को दिया जाएगा और दूसरा उन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां जहां पर टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है। 29 का 2 कहता है कि अक्वायरर के द्वारा डिस्क्लोजर दिया जाता है जब 29 के 2 में जब अक्वायरर के पास ऑलरेडी 5% या उससे ज्यादा के शेयर्स ऑलरेडी है और अब वो अगर करता है ±2% से ज्यादा के शेयर्स, मोर देन 2% के शेयर्स अगर या तो वो खरीदता है या तो वो बेचता है तो उसे देना पड़ता है डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर अगेन दिया जाता है विद इन 2 वर्किंग डेज, एंड 2 लोगों को दिया जाता है, वही टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस जहां जहां पर टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है। 5% यहां पर उसके पास ऑलरेडी है और वो प्लस माइनस करने जा रहा है 2% से ज्यादा। कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। क्लैरिफिकेशन में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ शेयर्स गिरवी होने के लिए आ जाते हैं तो इट इज एज गुड एज एक्विजिशन, और एक्विजिशन मानकर आपको यहां पर भी देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। अगर किसी व्यक्ति के पास से शेयर्स रिलीज हो जाते हैं तो रिलीज होने का मतलब हम मान लेंगे प्लस माइनस खरीदना या बेचना, ±2% मतलब था खरीदना या बेचना। तो अगर शेयर्स गिरवी होने आए हैं तो हम मानेंगे प्लस हुआ है, अगर आपने रिलीज कर दिया है तो हम मानेंगे माइनस हुआ है। तो इन दैट केस आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की नहीं लगती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पर। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन शेयर्स को प्लेज करती रहती है तो उनका तो बिजनेस ही यही है, उनके ऊपर डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स लगेंगे नहीं। अगला डिस्क्लोजर दिया जाता है रेगुलेशन नंबर 30 में।
30 का 1 कहता है कि हर एक अक्वायरर अलोंग विथ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट जो अक्वायर कर लेता है, होल्ड करता है मोर देन 25% ऑफ शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी, उसे डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपने एग्रीगेट होल्डिंग का विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और एज ऑन फाइनेंशियल ईयर उसके पास कितनी एग्रीगेट होल्डिंग है, इस बात का उसको डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर उन्हीं दो लोगों को देना है, एक तो स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा टारगेट कंपनी। 30 का 2 कहता है कि ये रेगुलेशन लगता है सिर्फ और सिर्फ 30 का 2 लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स पर। टारगेट कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं उनको हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड हो जाने से 7 दिनों के अंदर अंदर अपनी होल्डिंग का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, फिर चाहे उनके पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम उनको हर साल आकर के अपना एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। इस डिस्क्लोजर को कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर कहा जाता है क्योंकि ये लगातार दिया जाता है हर साल जब तक हम अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। रेगुलेशन नंबर 31 रिलेटेड है दो चीजों से, पहला एनकम्बरेंसेस और दूसरा सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स पर ही लगता है, अक्वायरर पर नहीं। टारगेट कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं अगर वो लोग कोई एनकम्बरेंस क्रिएट करते हैं, एनकम्बरेंस क्रिएट करने पर 7 दिनों के अंदर अंदर क्रिएशन से भी, इन्वोकेशन से भी और रिलीज से भी 7 दिनों के अंदर अंदर इनको इन्फॉर्म करना, मतलब जैसे इन्होंने क्रिएशन किया है या जिस दिन इन्होंने रिलीज किया है वहां से 7 दिनों के अंदर अंदर आकर खबर करनी पड़ती है टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने अपने शेयर्स गिरवी रखवा दिए हैं या हमारे शेयर्स रिलीज हो चुके हैं, क्रिएशन से भी और रिलीज से भी एंड इन्वोकेशन से भी। तो 31 का 1 एंड 31 का 2 इन्हीं दो चीजों से रिलेटेड है। 1 इज रिलेटेड टू क्रिएशन एंड रिलीज एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू इन्वोकेशन। 1 इज रिलेटेड टू क्रिएशन, सेकेंड इज रिलेटेड टू इन्वोकेशन और रिलीज, दोनों में से कोई एक काम हुआ होगा। प्रमोटर्स ऑफ टारगेट कंपनी को ईयरली बेसिस पर डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, ये कंटिन्यूअल बेसिस पर डिस्क्लोजर्स जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रिगर पॉइंट, जहां पर इन्होंने बताया है ओपन ऑफर कब दिया जाता है। तो दो तरीके के ओपन ऑफर्स होते हैं, पहला मैंडेटरी, दूसरा वॉलेंटरी। मैंडेटरी ऑफ कोर्स कंपलसरी है, आपकी इच्छा हो या ना हो, अगर आप उस सिचुएशन में आ गए हैं तो आपको हर हाल में ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा। वॉलेंटरी का मतलब जहां पर हम मैंडेटरी में नहीं है, हमें कंपलसरीली ऑफर नहीं देना, फिर भी हम अपनी इच्छा से ऑफर देना चाहते हैं। मैंडेटरी में 3 रेगुलेशंस है, रेगुलेशन नंबर 3 जहां पर हम शेयर्स अक्वायर करते हैं, रेगुलेशन नंबर 4 जहां हम कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं एंड रेगुलेशन नंबर 5 इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्विजिशन। रेगुलेशन नंबर 3 में इन्होंने कहा है, रेगुलेशन नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि अगर कोई अक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी होल्ड करता है प्लस रेगुलेशन नंबर 3 का सब रेगुलेशन नंबर 1 कहता है अगर किसी अक्वायरर के पास टारगेट कंपनी के कुछ शेयर्स ऑलरेडी है और अब अगर वो टारगेट कंपनी के कुछ शेयर्स और अक्वायर करना चाहता है जिसकी वजह से उसकी होल्डिंग होने वाली है 25% या उससे ज्यादा की, तो वो ये शेयर्स तब तक अक्वायर कर ही नहीं सकता जब तक पहले वो एक ओपन ऑफर ना दे दे। रेगुलेशन नंबर 3 का सब रेगुलेशन नंबर 2 कहता है कि अगर किसी अक्वायरर के पास ऑलरेडी है टारगेट कंपनी के 25% या उससे ज्यादा के शेयर और अब अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ये अक्वायरर लेना चाहता है मोर देन 5% शेयर, मोर देन 5% शेयर और लेना चाहता है, तो ये तब तक नहीं ले सकता जब तक पहले ये एक ओपन ऑफर ना दे दे। 3 का 1 25% पर अब पहुंचने वाले हैं, 25% या उससे ज्यादा पर हम अब पहुंचने वाले हैं। 3 का 2 तब लगता है जब ऑलरेडी हमारे पास होंगे 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स। नो नेटिंग ऑफ अलाउड लिखा है, तो यहाँ पर सेबी ने क्लियरली बता दिया है कि अगर आप किसी एक साल में शेयर्स अक्वायर करते हैं, फिर आपने कुछ शेयर्स बेच भी दिए हैं, फिर आपने कुछ शेयर्स अक्वायर कर लिए हैं, तो साल भर में आप चाहे जितनी भी बार शेयर्स को खरीदो और बेचो,
हम सिर्फ खरीदे 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 का टोटल लेंगे, और अगर वो हो जाता है आपका 5% या 5% से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हम मान लेंगे जैसे कि आप 3K2 को ट्रिगर कर गए हैं। 3 में हमें बताया गया है कि अगर शेयर कैपिटल हम अक्वायर करते हैं, शेयर्स अक्वायर करते हैं, तो कितने शेयर्स अक्वायर करने पर पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। रेगुलेशन नंबर 4 कहता है कि अगर कोई अक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर्स तो अक्वायर नहीं कर रहा है, लेकिन वो टारगेट कंपनी पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, तो कंट्रोल एक्सरसाइज करने पर भी उसे देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट। कहने का मतलब कि सबसे पहले या तो शेयर्स अक्वायर करके आपने टेक ओवर किया है, वरना कंट्रोल, दोनों ही केसेस में हमें देने पड़ते हैं ओपन ऑफर। रेगुलेशन नंबर 5A इज रिलेटेड टू डीलिस्टिंग ऑफर। अगर कोई अक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने के साथ साथ इस कंपनी को डीलिस्ट भी करवाना चाहता है, तो अक्वायरर को उसका ये इरादा अपफ्रंट बताना पड़ता है। अपफ्रंट का मतलब जिस दिन वो पब्लिक अनाउंसमेंट देगा उसी दिन वो बता देगा कि मैं अब अपनी टेक ओवर करने के बाद इस कंपनी के शेयर्स को डीलिस्ट भी करवाना चाहता हूं। अगर तो अक्वायरर का डीलिस्टिंग का इरादा है, तो अक्वायरर अब पब्लिक अनाउंसमेंट देने के बाद में आगे की प्रोसीजर ऑफ टेक ओवर को फॉलो नहीं करेगा, अब वो चला जाएगा डीलिस्टिंग के रास्ते पर। बट अगर डीलिस्टिंग के रास्ते पर जाने के बाद किसी भी कारण से अगर ये शेयर्स डीलिस्ट नहीं हो पाए हैं, वो गया भी डीलिस्टिंग के लिए, उसने एग्जिट ऑफर दिया भी है शेयर होल्डर्स को, बट ये शेयर्स डीलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो वापस से पलटकर आता है टेक ओवर रेगुलेशंस में सारे कंप्लायंसेस पूरे करने। पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, उसके बाद डीपीएस जाना चाहिए था, उसके बाद में लेटर ऑफ ऑफर जाना चाहिए था, आगे की पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन उसने पब्लिक अनाउंसमेंट देते समय कहा कि हम डीलिस्टिंग भी करवाना चाहते हैं। तो सेबी कहता है अब आप पहले डीलिस्टिंग वाली फॉर्मेलिटीज और वहां का प्रोसीजर पूरा कर लो, अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाए तो फिर से आकर शुरू हो जाना यहाँ पर टेक ओवर रेगुलेशंस में, वहीं से जहां से आपने छोड़ा है। अगर अक्वायरर वापस पलटकर आ जाता है क्योंकि उसका ऑफर समहाउ पूरा नहीं हो पाया है डीलिस्टिंग का, तो अब वो एसएएसटी वाले नियमों को पूरी तरह से कंप्लाई करेगा और फाइनली टेक ओवर करेगा, लेकिन लिमिट रखेगा अप टू 75%। अगर उसने डीलिस्टिंग करी होती तो डीलिस्टिंग में वो जा सकता था अप टू 90%, लेकिन अब वो डीलिस्टिंग नहीं करवा पाया, तो अब वो रह जाएगा अप टू 75%। हाउएवर अगर अक्वायरर ने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया और इसके बाद अगर सपोज कोई कॉम्पिटिंग बिडर आ जाता है, कॉम्पिटिटिव ऑफर आ जाता है, तो अब अक्वायरर का ये जो डीलिस्टिंग का ऑफर था ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसे डीलिस्टिंग की प्रोसीजर को यहीं पर रोक देना पड़ेगा और वो आगे कंटिन्यू करता रहेगा कॉम्पिटिटिव बिडर के साथ में इन द प्रोसेस ऑफ टेक ओवर। रेगुलेशन नंबर 6 इज रिलेटेड टू वॉलेंटरी ओपन ऑफर। वॉलेंटरी ओपन ऑफर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफर जहां पर एक अक्वायरर को टारगेट कंपनी के शेयर्स अक्वायर करते समय मैंडेटरी ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो ना तो 3K1 में आ रहा था, ना ही वो 3K2 में आ रहा था। ये खास करके 3K2 के लिए बना है। 3K2 में वो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा था, फिर भी वो अक्वायरर अपनी तरफ से ओपन ऑफर देना चाहता है, तो सेबी कहता है आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं भी देना पड़ेगा, कंपलसरी भी नहीं है, आप आ ही नहीं रहे हो 3K2 में, फिर भी ऑफर देना चाहते हो तो आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हो तो आप ऑफर दे सकते हैं। अगर कोई अक्वायरर वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेकर आता है तो वो आएगा अंडर रेगुलेशन नंबर 6। बट रेगुलेशन नंबर 6 की शर्त ये है कि यहाँ वॉलेंटरी ओपन ऑफर तब दिया जा सकता है जब अक्वायरर के पास ऑलरेडी है 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग से कम है, और वो 3K2 में नहीं फंस रहा, फिर भी वो देना चाहता है वॉलेंटरी ओपन ऑफर। अगर वो वॉलेंटरी ओपन ऑफर देता है तो शर्त ये है कि जिस दिन वो ओपन ऑफर देना चाह रहा है वहां से पिछले 52 वीक्स में इसने टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर नहीं किया होगा अदरवाइज देन बाय अनदर वॉलेंटरी ओपन ऑफर। मतलब अगर इसने पिछले 52 हफ्तों में अगर इस टारगेट कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए थे तो सिर्फ और सिर्फ किसी वॉलेंटरी ओपन ऑफर के थ्रू ही किए थे, तभी वो अब भी एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं।
एंड शर्त यह है कि आने वाले अगले 6 महीने तक अब ये अक्वायरर टारगेट कंपनी के कोई शेयर्स अक्वायर नहीं करेगा अदर देन बाय एन ओपन ऑफर। मतलब आने वाले 6 महीने में भी अगर आप कोई शेयर्स अक्वायर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ओपन ऑफर देकर ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो विलफुल डिफॉल्टर व्यक्ति चाहकर भी वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेकर नहीं आ सकता। हालांकि वो अगर चाहे तो वो कॉम्पिटिटिव बिडर बन सकता है, कोई और ओपन ऑफर लाएगा तो वो कॉम्पिटिटिव बिडर बन सकता है, लेकिन खुद अपनी तरफ से वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेकर आएगा नहीं। एंड सिमिलर प्रोविजन गोज फॉर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। वो लोग भी अपनी तरफ से कोई वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेकर नहीं आ सकते, लेकिन अगर चाहे तो कॉम्पिटिटिव बिडर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशनल ऑफर अगला टॉपिक है। कंडीशनल ऑफर को कई बार मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है। जब कोई अक्वायरर ओपन ऑफर देता है तो मिनिमम ऑफर साइज रखा जाता है। मिनिमम ऑफर साइज हम लोग पहले पढ़ेंगे। मिनिमम ऑफर साइज रखा जाता है ओपन ऑफर का कम से कम 26% का इन केस ऑफ रेगुलेशन नंबर 3, 4 एंड 5। अगर कोई अक्वायरर रेगुलेशन नंबर 3 में या 4 में या 5 में पब्लिक अनाउंसमेंट देने आता है तो इस बात से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कितना खरीदना चाहता था, उसे हर हाल में ऑफर साइज रखना पड़ेगा कम से कम 26% का, ऑफर देना ही पड़ेगा कम से कम 26% शेयर्स अक्वायर करने का। सिमिलरली अगर कोई अक्वायरर वॉलेंटरी ओपन ऑफर से आता है तो वॉलेंटरी ओपन ऑफर से आते समय उसको मिनिमम ऑफर साइज रखना पड़ता है 10% का, कम से कम 10% शेयर्स अक्वायर करने का ऑफर देना पड़ेगा। 3, 4, 5 मैंडेटरी में कम से कम 26% शेयर्स अक्वायर करने का ऑफर देना है एंड 6 में कम से कम 10% का ऑफर देना है। ऑफर देना है 26% का, बट पूरे 26% आ ही जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग शेयर्स सरेंडर करेंगे, कुछ लोग शायद से टेंडर ना भी करें। अक्वायरर ऑफर 26% का देता है बट पूरे 26% आना कंपलसरी नहीं होता। ऐसे में अक्वायरर कंडीशनल ऑफर भी लेकर आ सकता है। कंडीशनल ऑफर का मतलब होता है जहां पर एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बता दिया जाता है। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब कम से कम इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स अगर आए तो ही अक्वायरर शेयर्स अक्वायर करने की इच्छा रखता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफर साइज था उसका 26% का एंड अक्वायरर ने कहा है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस 20% का होगा, विच मीन्स कि अगर इतने भी शेयर सरेंडर नहीं होते हैं तो अक्वायरर इन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी शेयर्स सरेंडर होंगे अगर वो 20% से कम के होंगे तो वो इन शेयर्स को नहीं लेगा, वो इन्हें लौटा देगा। अगर ये शेयर्स मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस के सब्जेक्ट टू है तो जितना मिनिमम लेवल बताया है उतने के शेयर्स आने पर ही वो एक्विजिशन करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं। हावेवर अगर मिनिमम लेवल से ज्यादा आ जाते हैं, 26% का ऑफर था पूरे 26% आ जाते हैं तो 20% MLA था उसके ऊपर जो भी आएगा उसे लेना तो पड़ेगा। अब अगर कोई ओपन ऑफर लेकर आता है तो ओपन ऑफर लाने की भी सेबी ने एक पूरी प्रोसीजर बताई है। पहला स्टेप होता है पब्लिक अनाउंसमेंट का। पब्लिक अनाउंसमेंट को छापा नहीं जाता है, इसे बांटा जाता है। पब्लिक अनाउंसमेंट बंटता है, एक कॉपी चली जाती है सेबी के पास, एक कॉपी चली जाती है टारगेट कंपनी के पास और एक कॉपी भेजी जाती है उन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां जहां पर टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है। पब्लिक अनाउंसमेंट को सिर्फ और सिर्फ बांटा जाता है, छापा नहीं। जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है वहां से अगले 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कंपनी के द्वारा पब्लिश करवाया जाता है, अक्वायरर के द्वारा पब्लिश करवाया जाता है डीपीएस। डीपीएस जो है वो बंटता नहीं है, वो अखबारों में छपता है। पहले छपेगा फिर बटेगा। तो अखबारों में हमें इसे छापना पड़ता है। कम से कम 4 अखबार लिए जाते हैं। एक होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक होता है हिंदी लैंग्वेज का, एक होता है रीजनल लैंग्वेज का उस एरिया की जहां पर टारगेट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और एक लिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर उस एरिया का रीजनल लैंग्वेज जहां पर वो स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है जहां पिछले 60 दिनों में टारगेट कंपनी के शेयर्स की हुई है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग। अखबारों में छापने के बाद ये डीपीएस की एक एक कॉपी भेज दी जाती है टारगेट कंपनी को, एक कॉपी दे दी जाती है स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां पर टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, और एक कॉपी भेजी जाती है सेबी के पास।
डीपीएस जिस दिन अखबारों में छपा वहां से अगले 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अक्वायरर के द्वारा ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी भेजी जाती है सेबी के पास कमेंट के लिए। विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीएस इसे भेजा जाएगा एंड साइमल्टेनियसली इस ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की एक कॉपी भेजी जाती है टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को। सेबी अगर चाहे तो इसके ऊपर कमेंट दे सकता है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर पे कमेंट दे सकता है विद इन 15 वर्किंग डेज। सेबी का कमेंट 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आ जाता है। अगर सेबी ने 15 दिनों में कोई कमेंट नहीं दिया तो हम मान लेंगे जैसे कि सेबी की खामोशी का मतलब हाँ है। मोर ओवर सेबी ने अगर कमेंट देकर के ये कहा है कि इसमें चेंजेस करो, लेटर ऑफ ऑफर में, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में चेंजेस करो, तो अब हमें ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर को चेंज तो करना पड़ेगा। ये लेटर ऑफ ऑफर को सेबी के द्वारा कमेंट दिए जाने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिस्पैच कर दिया जाता है उन लोगों को जिन लोगों के नाम स्पेसिफाइड डेट पर टारगेट कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखे हुए हैं। या तो हम इसको सेबी का कमेंट आने से 7 वर्किंग डेज में डिस्पैच कर देते हैं, वरना सेबी का कमेंट अगर 15 वर्किंग डेज में नहीं आया है तो 15th वर्किंग डे के एंड हो जाने से अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इसको डिस्पैच कर दिया जाता है। लेटर ऑफ ऑफर जब डिस्पैच किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेजा जाएगा और अगर किसी शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट आती है कि उसे ये लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो उसे फिजिकल फॉर्म में भी दिया जाएगा और इस बात का खुलासा लेटर ऑफ ऑफर में लिख कर दिया जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भेज रहे हैं, फिजिकल में चाहिए तो फिजिकल में भी आप मांग सकते हैं। हाउएवर अगर कोई शेयर होल्डर इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया के बाहर रहने वाले शेयर होल्डर्स के पास टारगेट कंपनी के 5% से कम की कैपिटल है एंड यहां पर जो लेटर ऑफ ऑफर बनाया गया है इसको ऐसा का ऐसा अगर हम वहां भेजेंगे उस फॉरेन कंट्री में तो वहां हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि वहां 5% से कम की होल्डिंग है शेयर होल्डर्स के पास, अगर हम चाहें तो यहां पर अवॉइड भी कर सकते हैं, हमें लेटर ऑफ ऑफर भेजने की फिर कोई जरूरत नहीं। जैसे ही हमने लेटर ऑफ ऑफर भेजा तो अब टेंडरिंग पीरियड शुरू हो जाता है। टेंडरिंग पीरियड शुरू हो जाता है सेबी के द्वारा कमेंट दिए जाने से 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ओपन होगा टेंडरिंग पीरियड एंड ये ओपन रहेगा फॉर नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज। इसका मतलब जिस दिन से ओपन हुआ है वहां से लेकर के अगले 10 वर्किंग डेज तक टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने अपने शेयर सरेंडर कर सकते हैं। ओपन ऑफर के दौरान लोग अपने शेयर्स सरेंडर करेंगे, अक्वायरर इन शेयर्स को अक्वायर करेगा और उसे कंसिडरेशन का पेमेंट कर देना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज हमें काउंट करना है उस दिन से जिस दिन ये टेंडरिंग पीरियड क्लोज होता है। जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था वहां से लेकर जब तक कि ये पूरा काम खत्म नहीं हो जाता है और पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक ऑफर पीरियड चलेगा। टेंडरिंग पीरियड एक छोटा सा ड्यूरेशन है जो सेबी के द्वारा कमेंट किए जाने से 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ओपन होता है और 10 दिनों तक खुला रहता है। उसके बाद टेंडरिंग पीरियड क्लोज, बट ऑफर पीरियड पब्लिक अनाउंसमेंट से शुरू हुआ था और जब तक कंसिडरेशन पे नहीं कर दिया जाता तब तक ये चलता रहता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन में इन्होंने बताया है कि अगर तो कोई अक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर चुका है ओपन ऑफर के दौरान और इसके बाद अगर वो अगले 26 हफ्तों में टारगेट कंपनी के और शेयर्स अक्वायर करता है, वो भी ऐसी प्राइस पर जो यहां ऑफर प्राइस से ज्यादा की प्राइस पर अगर वो अक्वायर करता है तो अब उसको ना टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुला बुला कर उनको डिफरेंस का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और ये पेमेंट उसे कर देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो कहने का मतलब कि या तो अक्वायरर अगले 26 हफ्तों में टारगेट कंपनी के कोई शेयर्स अक्वायर ना करे और अगर करे तो हायर प्राइस पर ना करे और अगर हायर प्राइस पर करे तो उसे अगले 60 दिनों के अंदर अंदर डिफरेंस का अमाउंट पे कर देना पड़ेगा। हाउएवर अगर ये प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल होते हैं, कब एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कब नहीं लगते हैं ये रेगुलेशन,
तो इन्होंने कहा है कि अगर इस अक्वायरर ने शेयर्स अक्वायर किए हैं सपोज थ्रू अनदर ओपन ऑफर, तो उसने ज्यादा की प्राइस पे भी खरीद लिया, चलेगा। या फिर अगर वो ये शेयर्स अक्वायर करता है परसुएंट टू अ डीलिस्टिंग ऑफर, ज्यादा का ऑफर दे दिया, चलेगा। या ओपन मार्केट से शेयर्स खरीद कर ले आता है ज्यादा के रेट पर, तो भले ही अगले 26 हफ्तों में खरीदे होंगे लेकिन उसे कोई अलग से प्राइस पे करने की जरूरत नहीं। अगला टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ एस्क्रो अकाउंट का। अक्वायरर को पब्लिक अनाउंसमेंट देने से भी पहले एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसके अंदर वो डिपॉजिट करवाएगा पैसा, जो पैसा सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है। ये एस्क्रो अकाउंट कितने दिनों में खुल जाना चाहिए? तो इन्होंने कहा है एस्क्रो अकाउंट खुल जाना चाहिए नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। डीपीएस अखबारों में छपा उससे कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले हमें खुलवा लेना है ये एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए जाएंगे तो उसका क्या हिसाब रहेगा? तो इन्होंने कहा है वो डिपेंड करता है कि टोटल कंसिडरेशन कितना पेएबल होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपने ऑफर दिया है वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस कर लो और ये अज्यूम कर लो कि सारे ही शेयर्स अगर सरेंडर होने आ जाते हैं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। वो टोटल कंसिडरेशन का अमाउंट अगर 500 करोड़ रुपए तक का है तो 500 करोड़ रुपए तक का कंसिडरेशन का अमाउंट होने पर हमें देना पड़ता है एस्क्रो अकाउंट में 25%। लेकिन अगर 500 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो फर्स्ट 25%, फर्स्ट 500 करोड़ पे तो देना पड़ेगा 25% और उसके ऊपर के अमाउंट के लिए हमें देना पड़ता है एडिशनल 10% के हिसाब से एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट अगर सपोज ये ऑफर कंडीशनल ऑफर है तो एस्क्रो अकाउंट में अब कितने डिपॉजिट होगा? तो इन्होंने कहा है या तो टोटल कंसिडरेशन का 50% या फिर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस पर जितना कंसिडरेशन बनता है उसका 100%। दोनों में से जो भी ज्यादा का है, विच एवर इज हायर, इतना का हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट या तो खुलेगा कैश के साथ, अदरवाइज इसमें हम डिपॉजिट करवा सकते हैं बैंक गारंटी और अदरवाइज हम इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। कैश भी जा सकता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास, बैंक गारंटी या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स भी रखवा सकते हैं हम लोग मर्चेंट बैंकर के पास। अगर कैश कंपोनेंट है तो इन्होंने कहा है कि कैश को रखवाया जा सकता है किसी ऐसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जो हमें इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में ये एस्क्रो रखने देगा। इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट मतलब जब तक एस्क्रो में पैसे रहेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, बट शर्त यह है कि मर्चेंट बैंकर को इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन इस अकाउंट में से पैसे हाथों हाथ निकाले जा सकते हैं। अगर बैंक गारंटी के रूप में दिया गया है, अगर सपोज बैंक गारंटी या फिर सिक्योरिटीज डिपॉजिट करवाई गई है एस्क्रो अकाउंट में, तो रूल कहता है कि आपको फिर भी कम से कम 1% ऑफ टोटल कंसिडरेशन का 1% तो हर हाल में कैश में पे करना ही पड़ेगा। पूरा बैंक गारंटी दे दोगे ऐसा नहीं चलेगा, कैश कंपोनेंट थोड़ा तो होना ही चाहिए। अगर सपोज एस्क्रो अकाउंट में कैश रखवाया जाता है तो इस कैश को किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाया जा सकता है, लेकिन अक्वायरर शेड्यूल्ड बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे करके रखेगा कि इस अकाउंट में पैसे तो अक्वायरर ने डिपॉजिट करवाए हैं लेकिन इन पैसों को विड्रॉ करने का अधिकार रहेगा मर्चेंट बैंकर का। एस्क्रो अकाउंट में अगर बैंक गारंटी दी जाती है तो ये बैंक गारंटी दी जाएगी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर इस बैंक गारंटी को संभाल कर रखेगा। सारा काम टेक ओवर का पूरा फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाने के भी उसके बाद के भी 30 डेज तक अपने पास संभाल कर रखेगा। अगर इस एस्क्रो अकाउंट में सिक्योरिटीज रखवाई जाती हैं बाय अक्वायरर तो फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज रखवाई जाएंगी। ये फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर समय समय पर करेगा और अगर उसको लगता है कि शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है तो वो अक्वायरर से मांगे। अदरवाइज अगर एस्क्रो अकाउंट में सिक्योरिटीज की वैल्यू कम पड़ जाती है तो उसके लिए पर्सनली लायबल माना जाता है मर्चेंट बैंकर को। मर्चेंट बैंकर रिलीज ही नहीं करेगा इस पूरे एस्क्रो अकाउंट में से किसी भी सामान को तब तक जब तक कि 30 डेज और कंप्लीट नहीं हो जाते हैं सारी फॉर्मेलिटीज को खत्म हुए। सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एस्क्रो में से स्पेशल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अदरवाइज इस अकाउंट में से कोई पैसे निकलेंगे नहीं।
मोड ऑफ पेमेंट में इन्होंने अगले टॉपिक में बताया है कि अक्वायरर जब टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स अक्वायर करता है तो वो पेमेंट उन्हें किस तरीके से कर सकता है। तो एक तरीका तो इन्होंने कहा है कि या तो अक्वायरर कैश पे कर दे, अदरवाइज अगर अक्वायरर कोई कंपनी है तो वो अक्वायरर अपने लिस्टेड शेयर्स इशू कर सकता है इस टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, या फिर अक्वायरर अगर कोई कंपनी है तो वो लिस्टेड सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू कर सकता है, या फिर अक्वायरर अगर कोई कंपनी है तो वो कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकता है, या फिर अक्वायरर अगर चाहे तो कॉम्बिनेशन में भी कंसिडरेशन पे कर सकता है, थोड़ा कैश थोड़ा इशू ऑफ सिक्योरिटीज के द्वारा। हाउएवर अगर इस अक्वायरर ने पिछले 52 वीक्स में अक्वायरर ने या फिर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद अक्वायरर ने अगर पिछले 52 वीक्स में मोर देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स इस टारगेट कंपनी के अक्वायर किए हैं इन कैश, तो अब उसको हर हाल में टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन ये कि हम दूसरे मोड से भी पेमेंट कर रहे हैं, बट क्योंकि हमने पिछले 52 हफ्तों में मोर देन 10% खरीदा है कैश में, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो हमसे सिक्योरिटीज खरीद लो, आप चाहो तो हमसे कैश में पेमेंट ले लो। और अगर इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करके किसी शेयर होल्डर ने कहा कि हमको तो कैश में ही चाहिए, तो फिर अब अक्वायरर को हर हाल में कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर में इन्होंने बताया है कि पहली बात तो एक बार अगर ऑफर दे दिया गया तो अब ये ऑफर विड्रॉ नहीं हो सकता, कुछ कंडीशंस में ही केवल ये ऑफर विड्रॉ हो पाएगा। पहली कंडीशन, अगर कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल की जरूरत थी जिसके बिना ये टेक ओवर नहीं किया जा सकता और वो स्टैट्यूटरी अप्रूवल अब नहीं मिल रही है, तो अक्वायरर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। दूसरी शर्त, अक्वायरर अगर एक नेचुरल पर्सन है और उसकी डेथ हो जाती है। तीसरी शर्त, कंडीशनल ऑफर लेकर आया था अक्वायरर और वो कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है। और चौथी शर्त, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस जिसमें सेबी को लगता है कि ऑफर को विड्रॉ कर लेना चाहिए, ऐसे में ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है। अगर ऑफर विड्रॉ किया जाता है तो विड्रॉल से अगले 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पहली बात तो उन सारे अखबारों में फिर से अनाउंसमेंट जाएगा जिसमें पहले पब्लिक अनाउंसमेंट गया था, एंड दूसरी बात, एक एक कॉपी इस पब्लिक अनाउंसमेंट की दे दी जाती है उन्हीं 3 लोगों को, एक सेबी, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा टारगेट कंपनी। ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी बताए गए हैं। ओपन ऑफर जब आता है ना अक्वायरर की तरफ से, उस वक्त टारगेट कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां होती है। ये टारगेट कंपनी की जिम्मेदारियां हैं टुवर्ड्स अक्वायरर एज वेल एज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। तो पहली जिम्मेदारी इन्होंने बताई है, टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात को एंश्योर कर लेना है कि ऑफर पीरियड के दौरान वो लोग अपने बिजनेस को बिल्कुल उसी तरीके से चलाते रहेंगे जैसे उनका बिजनेस पहले चलता रहता था। ऑर्डिनरी कोर्स में ही कंटिन्यू करना है, वो अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, टारगेट कंपनी अपने यहां बताए गए काम जो यहां लिखे गए हैं सब रेगुलेशन नंबर 2 में, वो काम तब तक नहीं कर सकती जब तक टारगेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलॉट ना ले ले। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक टारगेट कंपनी ये सारे काम नहीं कर सकती जो यहां पर लिखे गए हैं। क्या क्या काम नहीं कर सकते हैं? तो पहली बात, टारगेट कंपनी अपने यहाँ की मटेरियल असेट्स को अपने आप से एलिनेट नहीं करेगी, और अगर करना ही है तो आपको पहले लेना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलॉट। दूसरी बात, टारगेट कंपनी कोई मटेरियल बोरोइंग्स नहीं कर सकती। तीसरी बात, टारगेट कंपनी अपने यहाँ से कोई सिक्योरिटीज इशू या अलॉट नहीं कर सकती है अगर उसने अभी तक, उसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है लेकिन अब कोई शेयर्स इशू या अलॉट नहीं कर सकती। करना हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलॉट लगेगा, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलॉट भी नहीं लगेगा एंड टारगेट कंपनी अलॉटमेंट कर भी सकती है। कब कर सकती है? तो पहली शर्त, अगर कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का कन्वर्जन ड्यू है ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, तो ये ड्यूरेशन ड्यू हो चुका था, कन्वर्जन की डेट ड्यू हो गई है ऑफर पीरियड के दौरान, जिसकी वजह से लोगों ने शेयर्स में कन्वर्ट करवाया और हमें शेयर्स अलॉट करने पड़ गए। ये काम टारगेट कंपनी अभी जानबूझकर नहीं कर रही है, ये पहले से डिसाइडेड था। दूसरा,
अगर किसी टारगेट कंपनी ने पब्लिक ऑफर के लिए ऑलरेडी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया था विथ रजिस्ट्रार एंड इसी ऑफर पीरियड के दौरान ये ड्यूरेशन आ रहा है जब कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, तो अब चाहे तो अलॉटमेंट कर सकते हैं, पूछने की जरूरत भी नहीं। तीसरा, अगर कोई रिकॉर्ड डेट, राइट इशू के लिए रिकॉर्ड डेट पहले से ही अनाउंस कर दी गई थी प्रायर टू पब्लिक अनाउंसमेंट, तो भी अब टारगेट कंपनी को कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी से पूछे। अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो टारगेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से पूछे बिना भी शेयर्स अलॉट कर सकती है। और क्या काम टारगेट कंपनी नहीं कर सकती बिना पूछे? तो डी पॉइंट में इन्होंने लिखा है टारगेट कंपनी बायबैक का ऑफर लेकर नहीं आ सकती है ड्यूरिंग ऑफर पीरियड, और अगर लाना ही है तो अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलॉट से पूछना पड़ेगा। टारगेट कंपनी किसी भी तरह के किसी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में ना तो एंटर करेगी, ना अमेंड करेगी, ना मॉडिफाई करेगी, ना टर्मिनेट करेगी। ये सारे काम ऑफर पीरियड के दौरान नहीं किए जा सकते हैं। टारगेट कंपनी अचानक से किसी व्यक्ति के राइट्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। ऑफर पीरियड के दौरान किसी के राइट्स बढ़ा दिए हैं, ये काम टारगेट कंपनी नहीं कर सकती, और अगर करना ही हो तो अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलॉट लेकर के ही किया जाएगा। सब रेगुलेशन नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि अगर टारगेट कंपनी जो जो काम सब सेक्शन 2 में नहीं कर सकती है, वही सारे काम टारगेट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी नहीं कर सकती है। और अगर टारगेट की सब्सिडरी कंपनी को ये काम करने हैं तो टारगेट की सब्सिडरी कंपनी भी अपने शेयर होल्डर से पूछकर करेगी। शेयर होल्डर्स की लिस्ट में टारगेट कंपनी भी होगी होल्डिंग कंपनी के रूप में, तो टारगेट कंपनी भी यहां सब्सिडरी में जब वोट करने आएगी तो बिल्कुल वही वोट कास्ट करेगी जो उसके शेयर होल्डर्स कहते हैं। अगर शेयर होल्डर्स ने कह दिया टारगेट कंपनी को सब्सिडरी में जाकर के ना बोल कर आओ, तो ये लोग वोट करते समय ना ही कहेंगे। टारगेट कंपनी अपनी इच्छा से वोट नहीं कर सकती। सब रेगुलेशन नंबर 4 में इन्होंने बताया है कि टारगेट कंपनी इस ऑफर पीरियड के दौरान कोई भी रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं कर सकती। कब से कब तक नहीं कर सकती है रिकॉर्ड डेट फिक्स? तो लिखा है 3rd वर्किंग डे प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड से लेकर जब तक टेंडरिंग पीरियड पूरा खत्म नहीं हो जाता। टेंडरिंग पीरियड जिस दिन शुरू होने वाला है वहां से पिछले 3rd वर्किंग डे के शुरू होने से लेकर जब तक ये टेंडरिंग पीरियड पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता तब तक टारगेट कंपनी कोई रिकॉर्ड डेट फिक्स कर पाएगी नहीं। सब रेगुलेशन नंबर 5 में बताया है कि टारगेट कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि टारगेट कंपनी अक्वायरर को फर्निश कर देंगे विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड डेट एक लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। वो टारगेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट 2 दिनों के अंदर अंदर दे देगी एक्वायरर को भी, एंड अगर कोई कॉम्पिटिटिव बिडर आते हैं तो उनको भी। हालांकि इस लिस्ट को प्रोवाइड करते समय अगर इस टारगेट कंपनी को कोई खर्चा उठाना पड़ा है तो वो चाहे तो वो रीजनेबल अमाउंट रीइंबर्स करवा सकती है फ्रॉम एक्वायरर। इसके अलावा टारगेट कंपनी को अपने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, जिन लोगों का काम होगा कि वो लोग टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिकमेंडेशन देंगे। उनके हिसाब से रिकमेंडेशन का मतलब होगा कि इस कंपनी के ऑफर को, इस एक्वायरर के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं। ये कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर चाहे तो एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है। सब रेगुलेशन नंबर 7 में इन्होंने बताया है कि कमिटी ने जो कुछ भी रिकमेंडेशन बनाया है इसे पब्लिश करवाया जाएगा न्यूज़पेपर्स में एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर टेंडरिंग पीरियड। अखबार वही वाले लेने हैं जिनमें पहले पब्लिक अनाउंसमेंट आया था, एंड साइमल्टेनियसली इसकी एक एक कॉपी दे देनी है। एक कॉपी जाएगी सेबी को, एक जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस को, और एक चली जाएगी मैनेजर को, टारगेट कंपनी को नहीं, बिकॉज ये तो टारगेट कंपनी खुद ही छपवा रहा है। टारगेट कंपनी एक्वायरर की मदद करेगा वेरिफिकेशन करने में उन शेयर्स की जो शेयर्स सरेंडर किए गए हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। इसी के साथ एक्वायरर टारगेट कंपनी की यह भी जिम्मेदारी है कि वो सारे एक्वायरर्स जो लोग कॉम्पिटिटिव ऑफर लेकर आते हैं उन सबके साथ में भी कोऑपरेट करेगा और उनको सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा। एंड जैसे ही एक्वायरर ने अपने सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर लिए तो टारगेट कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि इमीडिएटली अब वो शेयर्स ट्रांसफर करती चली जाएगी एक्वायरर के नाम पर।
जो जो शेयर्स अक्वायरर ने ले लिए हैं वो सारे शेयर्स पर अब अक्वायरर के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है ऑब्लिगेशन ऑफ अक्वायरर। तो अक्वायरर की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? तो इन्होंने कहा है पहली बात तो अक्वायरर को ओपन ऑफर लाने से पहले इस बात को एंश्योर कर लेना है कि उसके पास में फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, काफी पैसा है, वो अगर टेक ओवर करेगा भी तो किसी को निराश नहीं करेगा। दूसरी जिम्मेदारी अक्वायरर की, अगर अक्वायरर ने ओपन ऑफर देते समय डीपीएस में या लेटर ऑफ ऑफर में नहीं लिखा था कि वो टारगेट कंपनी को टेक ओवर करने के बाद उसकी मटेरियल असेट्स को एलिनेट कर सकता है, तो अक्वायरर अब ये एलिनेशन नहीं कर सकता। 2 साल तक अब वो टारगेट कंपनी के असेट्स को बेच पाएगा नहीं। लेकिन अगर उसने ओपन ऑफर में लिख दिया था, डीपीएस में लिख दिया था, तो फिर वो बेच सकता है। सपोज उसने डीपीएस में नहीं भी लिखा और वो फिर भी 2 साल में अगर टारगेट कंपनी की इन असेट्स को बेचना चाहता है, तो एक रास्ता है स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बिलॉट। ये करके अगर वो चाहे तो असेट्स को बेच सकता है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि इस एक्वायरर को ये बात एंश्योर कर लेना है कि पब्लिक अनाउंसमेंट एंड लेटर ऑफ ऑफर में जो जो बातें लिखी गई है सब के सब एकदम सही है, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है, ट्रू एंड फेयर एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। अक्वायरर को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो टारगेट कंपनी के शेयर्स को बेचेगा नहीं, उसका काम है टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करना, तो ऑफर पीरियड के दौरान वो टारगेट कंपनी के शेयर्स को बेचेगा नहीं। अक्वायरर एंड अगर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, अक्वायरर एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट दोनों जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लाई करने के लिए एंड सेवरली भी। एग्जाम्पशंस अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां पर यह बताया गया है कि टेक ओवर के इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कंप्लाई करना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती। मोर ओवर कुछ अक्वायरर्स ऐसे भी होते हैं जो टारगेट कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, लेकिन उनका इरादा कोई कंट्रोल करने का है ही नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए वो केवल इसलिए अक्वायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह की काफी सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर लोगों के पास टारगेट कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं लिमिट से ज्यादा और वो ओपन ऑफर में फंस रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई एग्जम्पशन लेना चाहे तो सेबी ने एग्जम्पशन के 2 रास्ते बताए हैं। पहला रेगुलेशन नंबर 10 विच इज ऑटोमेटिक एग्जम्पशन। ऑटोमेटिक एग्जम्पशन में रेगुलेशन नंबर 10 में काफी सारी कंडीशंस बताई गई हैं सेबी के द्वारा। अगर इन कंडीशंस को पूरा किया जाता है तो फिर अक्वायरर ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा, उसे सेबी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सेबी को भी कुछ मामलों में इन्फॉर्म करते हैं, वरना स्टॉक एक्सचेंज को खबर कर दिया जाता है। पूछो मत, अपने आप एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर आपने रेगुलेशन नंबर 10 की कंडीशन को पूरा किया। वो लोग जो 10 की कंडीशन को समहाउ पूरा नहीं कर पाते हैं या जो 10 में लाई ही नहीं करते हैं, उन लोगों को अगर एग्जम्पशन चाहिए तो उनके लिए दूसरा रास्ता है अप्रूवल रूट का, जिसमें ये लोग सेबी के पास जाते हैं एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लेकर। सेबी इस एग्जम्पशन की एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और इसके साथ प्रिस्क्राइब फीस जमा की जाती है। अगर सेबी को लगता है एग्जम्पशन देना चाहिए तो सेबी एग्जम्पशन ग्रांट करेगा। जो सेबी ने एग्जम्पशन देने से मना कर दिया तो अब उसे इस हर हाल में सारे ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा तो करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जम्पशन मिल भी जाती है, भले ही रेगुलेशन नंबर 10 में मिले चाहे रेगुलेशन नंबर 11 में मिले, एग्जम्पशन मिल रही है फ्रॉम ओपन ऑफर एंड पब्लिक अनाउंसमेंट डिस्क्लोजर से नहीं। डिस्क्लोजर रेगुलेशन नंबर 29, 30 एंड 31 वाले तो हमको हर हाल में डिस्क्लोजर देना तो पड़ेगा। एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ ओपन ऑफर से मिलती है, डिस्क्लोजर से नहीं। यहां आकर के हम लोगों ने एसए/एसटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगभग रिवाइज कर लिए हैं। इसके अलावा छोटी मोटे टॉपिक्स होंगे जो हम लोगों ने यहाँ रिवीजन में नहीं लिए हैं बिकॉज वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, अदरवाइज वो बहुत ही ऑब्वियस से पॉइंट्स थे। तो यहां आकर के ये चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है खत्म। ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग।